फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आपका एक और वीडियो में स्वागत है। बहुत दिनों बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाया। और ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत ही लाइटली मैं एक्टिव था, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ फिर से टू कम बैक टू वर्क। सो बेसिकली मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। बहुत सारे लोग दे वेर वरिड कि क्या हो गया सर, आ नहीं रहे, क्या हो गया, तबीयत ठीक है नहीं है। तो आई एम फाइन नाउ, बट थिंग्स आर ओवरऑल नॉट वेरी गुड अराउंड। जो माहौल है पूरे देश का इतना अच्छा नहीं है कोविड को लेकर। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अभी मत रहो। मार्केट कहीं भी डिसाइसिव मूव नहीं ले रहा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन बन रहा है जो लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में था, और इस बार का सिचुएशन पहले से ज़्यादा खतरनाक है। रीज़न सिंपल है कि इस बार हमको पता होते हुए भी हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं वैक्सीन के अलावा। ठीक है, वैक्सीन बोलने के अलावा ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। लॉकडाउन होना नहीं है, नाइट लॉकडाउन हो रहा है। उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है किसी को पता नहीं। रात में जैसे कोरोना मुँह नोचवा बंदर बन के निकलता हो ऐसे लगता है। दिन में देखिए आप सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। 10 बजे के आसपास आप देखिए मार्केट में ऐसा रश है कि लगता है कि जस्ट क्लोज़ होने के पहले सबको सब कुछ खरीदना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बिहेवियर जो है लोगों का, ये प्रॉब्लम है। और जब तक ये बिहेवियर नहीं बदलेगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और केसेस 1,40,000 थे और बढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सेंटिमेंटली मार्केट में प्रॉब्लम है। अब मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, तो सबसे पहले चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में। एक होते हैं बोल बच्चन, बतौलेबाज। एक होते हैं जो रियल में पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। जो रियल में पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं उनके पोर्टफोलियो की दुर्दशा हो रखी है, जिन्होंने काफ़ी एक्सपोजर बैंक में रखा था। क्योंकि बैंक्स करीब 12 से 13% डाउन है। 12 से 13%, मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 13% डाउन है तो ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। अब आपको निफ्टी को देख के अगर खुशी हो रही है तो उसमें कितने लोगों के पोर्टफोलियो ग्रीन में हैं वो पूछने वाली बात है। लास्ट एक महीने में किसका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है। वो बहुत महान आत्मा है, चंगेज़ खान है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पोर्टफोलियो ग्रीन में है उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका एक्सपोजर आईटी स्टॉक्स में ज़्यादा होगा या फार्मा में ज़्यादा होगा। बैंक में बिल्कुल ना रहा होगा। लेकिन जिसका भी बैंक में है उसकी हालत अभी भी ख़राब है और वो लोग नर्वस हैं। दूसरी चीज़ है, एक और पॉइंट मैंने देखा है जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मिड कैप डबल टॉप बना रहा है, स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर बन रहा है और डाइवर्जेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। मोमेंटम कमज़ोर है, ये वाली जो रैली आई है उसका। अब ये किस अचानक से क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा अचानक से होगा, सडनली फॉल होगा। उसका रीज़न सिंपल है कि रीज़न आ चुका है, बस पैसा जो लिक्विडिटी है वो उसको होल्ड करके रखी हुई है। उसका पर्पस क्या है हमें नहीं पता। उसका वो लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों निफ्टी को वहीं पे रख रहे हैं, क्यों बैंक निफ्टी को 13% गिरा चुके हैं। और एक और चीज़ आपको बोल दूं कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 32,400 पे है, जो कि बहुत क्रूशल सपोर्ट है। क्योंकि ये पिछली रैली का जो मार्केट ने हाई बनाया था 12,400 पे, उसका टॉप है बैंक्स में। और ये सपोर्ट 2, 3, 4 बार टेस्ट हो चुका है और मार्केट बार बार जाके वहीं पे रुक रहा है। अब अगर यहाँ पे सडनली चीज़ें नहीं सुधरी तो ये सपोर्ट काम नहीं करेगा और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बैंक्स बहुत बुरी तरह गिरेंगे। और हो सकता है बजट के पहले जो 29,700-800 लेवल है वो भी आ जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन निफ्टी वहीं पे रहेगा, ये भी बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि जब बैंक निफ्टी 32,400 हाई बनाया था फर्स्ट टाइम पे, तो निफ्टी का हाई था 12,400। हम करेंटली हैं 14,800 पे, वहाँ से 2,400 पॉइंट ऊपर है। जब दोबारा ये जो रैली, प्री बजट रैली स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे बैंक निफ्टी था 29,800, 30,000 था, उस टाइम पे भी जो निफ्टी था 13,700, 600 के आसपास था। हम अभी वहाँ से भी 1,100 पॉइंट ऊपर हैं। तो ऐसा कोई रीज़न मुझे नहीं दिखता जिसमें निफ्टी की ये स्टॉक्स ऐसे ही बने रहेंगे। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को आईटी के बारे में ऑप्टिमिज्म है। अगर आप आईटी की रियलिटी जानते हैं, मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि आईटी का बिजनेस बहुत रिस्क पे नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ बदला नहीं है जिसके कारण इसमें इतना ज़्यादा लिक्विडिटी। ये हो सकता है सेफ हेवन का काम कर रहा हो, जहाँ पैसा आया है निकलेगा भी वैसे ही। लेकिन क्या अगर इकोनॉमी डाउन होगी तो क्या आईटी का बिजनेस नीचे नहीं जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ है रियलिटी ऑफ हालत। आपको अगर पता करनी है तो अपने 10 आईटी एम्प्लॉयज़, 10 दोस्तों से बात करिए जो आईटी के एम्प्लॉयज़ हैं। मैं खुद आईटी में काम कर चुका हूँ 8-10 साल। मुझे पता है 3%, 2%, नो हाइक, ये हालत है। और आईटी के स्टॉक्स पिछले 1 साल में 2.5 गुना हो चुके हैं, 2-2.5 गुना ऑलमोस्ट। तो ये क्यों हुआ है? अब आप बोलोगे कि यार सैलरी नहीं मिल रही लोगों को, तो अच्छी बात है, कंपनी बढ़ रही है। लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाना एक
लोगों के अंदर का एंगर बढ़ाता है आईटी में, जो फटता है कभी ना कभी। अभी लोग हो सकता है दबे हुए बैठे हों क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, चुपचाप खुश रहो, हाइक वाइक मत मांगो, पैसे बच रहे हैं तुम्हारे, किराया भाड़ा घर खाली कर दो, वही तुम्हारी हाइक है। ये हालत है। तो कहीं ना कहीं तो डैमेज हो रहा है, रियल स्टेट में डैमेज हो रहा है, रेंटल प्रॉपर्टीज़ वालों को डैमेज हो रहा है। वो पैसा जो आ रहा था कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जा रहा था, वो तो नहीं जाएगा ना। टाइटन का शेयर ऊपर जाने की क्या रीज़न हो सकता है? क्या लोग अभी भी लग्जरी चीज़ें खरीद रहे हैं कि लोग बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? आप खुद सोचिए। तो ये सब थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है मार्केट में, अगर आपको सोचना है कि क्या हो सकता है आगे चल के, अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 14,834 पे है, 14,900 940 के आसपास लेवल है, वो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग है। एक ट्रेंड लाइन है, मैंने लास्ट टाइम अपने ग्रुप में जो हमारे एनालिसिस है उसमें शेयर किया है। अगर 950 क्रॉस नहीं करता है और क्लोजिंग वहाँ उसके ऊपर नहीं होती है, तो ये सिर्फ एक रैली को आप कह सकते हैं सेलिंग जोन है, वो 900 के आसपास सेलिंग जोन है। और अगर किसी भी केस में 700 के नीचे हम जाते हैं तो इस बार सपोर्ट 14,300 पे नहीं मिलेगा। इस बार सपोर्ट आएगा 13,900 से 13,700 पे। किसी भी केस में 14,700 टूटा तो हम करीब 600-700 पॉइंट तो आप मान के चलो 14,000 के आसपास लो लेवल बनना चाहिए। अब आप बोलोगे यार तुम तो हमेशा बोलते हो कि गिरेगा, ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेस 3 दिन पहले मैंने 1250 पे लोगों को कहा कि यहाँ से कम 1080 तक जाना चाहिए। अगले दिन ही कितना गिरा है? ऑलमोस्ट 150 से 150 रुपये गिरा है, ऑलमोस्ट 1100 आ चुका था। मैंने ही कहा था और बहुत सारे लोग बच गए। आपको बचना है, आप डिसीजन लीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए, ठीक है। मेरा काम है एनालिसिस करना, मेरा काम यहाँ पे ब्रह्मा जी बन के श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन देना नहीं है, वो कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को बचाने के लिए जो रिटेलर्स 2008 से लेके 2015 का मार्केट जिन्होंने नहीं देखा है। 2017 तक में जो मिड कैप की सबसे बड़ी रैली आई थी, लोग ऐसे फंसे हैं फार्मा में, ऐसे फंसे हैं, आज तक में उनका प्राइस नहीं आ पाया है। 2018 का जब फॉल आया था उसके बाद लोग ऐसे फंसे हैं कि उनके बहुत सारे ब्लू चिप में प्राइस नहीं आए हैं। कोरोना के कारण लिक्विडिटी आ गई, लेकिन लिक्विडिटी वापस आपको पता है सेफ जोन में वापस जाएगी भी उतनी तेज़ी के साथ। रेट हाइक भी होंगे, रेट हाइक करने पड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि, और कई लोग बोल रहे होंगे कि यार नहीं तुम बेचने को क्यों बोल रहे हो, खरीदने को बोलो। आपसे सिंपल क्वेश्चन है, आप खरीदो, खूब खरीदो, आज भी खरीदो, कल भी खरीदो, और उठे और खरीदो, नीचे गिरे और खरीदो। कब बेचोगे? प्रॉफिट इज नॉट ए प्रॉफिट अंटिल इट इज बुक्ड। तो कब बेचोगे? कभी तो बेचने के लिए खरीदा होगा ना आपने, कि या फिर ले लिया बस छोड़ दिया। कई लोगों ने SBI को 350 पे 5 साल पहले भी छोड़ा था, आज भी 350 पे है। तो क्या बना आपका 5 साल में? 1 रुपये भी नहीं बना। इनफैक्ट जब अभी 150 गया था तब हार्ट अटैक ज़रूर आ गया होगा कई लोग को। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि जब हाई पे जाए, एक स्विंग हाई मार्केट बनाता है, एक साइकिल्स में चलता है, वेव्स में चलता है, और जब भी उसका हाई बनता है आपको कहीं ना कहीं एक गट्सी कॉल लेना पड़ेगा। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बिल्कुल सही भी हो सकता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद भी हो सकता है, लेकिन यही चीज़ मार्केट में डिसीजन लेने पड़ेंगे। और बैंक वालों को मैंने बहुत ही तरीके से बोला था कि यार बैंक्स में सबसे बड़ा डैमेज आएगा, क्योंकि बैंक्स को NPA दिखाने पड़ेंगे, बैड लोन दिखाने पड़ेंगे। और सिचुएशन बाहर जाके आप देखो, अगर मेट्रो में रहते हो, जो लोगों ने बिजनेस के लिए पैसे उठाए हैं वो वापस पे नहीं कर पा रहे हैं। बैंक वाले हर घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये हालत है, रियलिटी है। अब अगर इसमें लगता है कि सब कुछ ठीक है तो भाई अच्छी बात है, आप बैंक्स खूब खरीदो। पापा का बैंक होगा, अकाउंट रहा होगा SBI में, वो भी खरीदो, और जो भी है सैलरी अकाउंट रहा होगा वो भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी मेरे हिसाब से 900-950 के आसपास जाए, अभी भी रेजिस्टेंस है। लोअर लेवल पे 700 के आसपास सपोर्ट है। अगर 700 ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, क्योंकि जो चैनल है जिस पे ये चल रहा था वो ओवरऑल ब्रेक होगा डाउन साइड की तरफ। और अगर आपका 950 के ऊपर निकल जाता है तो अपसाइड के लिए ब्रेक होगा। दोनों पॉसिबिलिटी रखना, ऐसा नहीं है कि नीचे ही गिरेगा, ऊपर भी जा सकता है मार्केट, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स टॉप पे हैं। लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि टॉप पे जाए, इसलिए पॉसिबिलिटी तो डाउन साइड की है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट आपको गलत साबित करता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी की बात करूँगा तो 32,000 ओवरऑल बैंक निफ्टी ने हर वो जो अटेम्प्ट थे ऊपर की तरफ वो रिजेक्ट कर रहा है, और करंटली जो है 32,300 का लेवल है। अगर ये टूटता है, फिर से आप देखते हैं मंडे के बाद की नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, 300 तोड़ रहे हैं, 200 तोड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 31,700 एक अगला लेवल होगा, और 31,200 दूसरा लेवल होगा। तो मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस या इमीडिएट सपोर्ट है।
और बैंक निफ्टी आपका 30,800 की तरफ बहुत तेज़ी से जाएगा, ये मेरा अनुमान है। देखते हैं होता है नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी कमज़ोर है, कमज़ोर रहने वाला है, क्योंकि करेंसी भी बहुत वीक हो रही है और वो प्रेशर बना के रखेगी, क्योंकि आगे चल के बैंकों के लिए समय सही नहीं होगा, क्योंकि जब इकोनॉमी में लेंडिंग में प्रॉब्लम आएगी ना, तो फिर सब कुछ ठीक नहीं है। और SBI एक स्टॉक है जो लग रहा है कमज़ोर, और इसका अगला पड़ाव 330 335 की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो इसकी जोन थी 350 360 की, मैं वही आदमी हूँ जिसने 420 410 पे बहुत लोगों को बोला, यहाँ पे वीडियो पे बोला, लेकिन लोग माने नहीं। अभी 350 पे भी दुख दुख हो रही होगी, और ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कहीं तो बुक करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा 330 335 की तरफ जाएगा, और उसके बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो 300 पे है। लॉन्ग टर्म वाले लोग, अगर SBI सही में बहुत अच्छा टर्न अराउंड करने वाला है अगले कुछ सालों में, तो 300 320 के आसपास बाइंग एरिया आना चाहिए। अब उसके बाद जो अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक 668 के आसपास है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सपोर्ट है इसका 650 और 630 के आसपास होगा, और 630 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा, तब तक में आपका बैंक निफ्टी भी जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से वहाँ तक पहुँच सकता है। अगला स्टॉक है ICICI बैंक सपोर्ट पे है, 560 पे सपोर्ट है, लेकिन 560 ब्रेक अगर करता है, 560 अगर ब्रेक करता है तो आपका अगला लेवल 545 540 की तरफ बढ़ चलेगा, और ये 540 वही लेवल है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम हाई बनाया था। 540 से लेके 530 की रेंज में ये एक कंसोलिडेशन कर सकता है, तो उस रेंज में आप बाय कर सकते हो अगर तब तक में सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखी, क्योंकि जब अगला अपसाइड स्टार्ट होगा तो आपको 600 650 के टारगेट भी मिलेंगे ICICI बैंक में, लेकिन जो बाइंग का सही एरिया है वो आपका स्टार्ट होता है 540 के आसपास। तो 540 आते ही आप बाय कर सकते हो। आपको अगर आप बोलते हो कि सब कुछ ठीक होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो भी 540 बहुत अच्छा एरिया है, तभी आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो 25% का गेन जब हम दोबारा से नया हाई बनाएंगे। अब जो अगला स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा वो है आपका रिलायंस। अब देखिए, रिलायंस ने बहुत अटेम्प्ट मारे, लेकिन अभी ये सपोर्ट बार बार टेस्ट कर रहा है, ब्रीच करने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है फिर से ये 1800 की तरफ जा रहा है, 1860 1880 की तरफ जा रहा है। तो करंट लेवल है 1980, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 100 पॉइंट का डिप आ सकता है अगर किसी भी केस में 1970 के लेवल्स टूटे। तो 1970 आपका एक ब्रेक इवन एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि शालाई मतलब हम शॉर्ट करें या ना करें। और वहाँ से अगर बाउंस हो जाए, देखिए दो चीज़ें हैं, 1970 के आसपास बाउंस आना चाहिए। अगर वो बाउंस स्ट्रांग नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि यार मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली इसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा। प्राइस एक्शन में हम इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके अलावा जो एक और स्टॉक है जो थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है अगले हफ्ते, वो है बजाज फिनसर्व। देखिए, बजाज फाइनेंस ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर है, बजाज फिनसर्व कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन बजाज फिनसर्व अभी भी ऐसे कोई साइन नहीं दे रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है। तो बजाज फिनसर्व के लेवल्स में बता देता हूँ कहाँ से आपको लॉन्ग या शॉर्ट करना है। तो 9770 का जो लेवल है, जब तक ब्रेक नहीं होता है आप इसमें लॉन्ग पोजीशन मत लीजिए। एक बार 9770 ब्रेक हो, उसके बाद समझ जाइए कि ये फिर से एक नया हाई बनाने की तरफ जाएगा। लोअर लेवल पे कौन सा इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 9430। अगर 9430 आपका ब्रेक हो तब आप समझ लीजिए कि ये गड़बड़ है और यहाँ से नीचे जा सकता है, और तब आपके लेवल्स जो आ सकते हैं वो है 9000 तक के, और 8800 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है जहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में अभी तक फॉल नहीं आया है। आप देखिए, यही स्टॉक जो बजाज फिनसर्व है, इसने जो मूव दिया है नवंबर में, वो 5600 से दिया है। मतलब 5600 से ये आज स्टॉक ऑलमोस्ट 10,000 आया है, जो कि ऑलमोस्ट 100% है। तो 100% जो स्टॉक दिया है वो 30% भी गिर जाएगा तो किसी का कुछ नहीं जाएगा जिसने एक अच्छे एरिया में बाइंग की है। लेकिन जिसने बाइंग की है 9000 पे, उसकी ज़रूर हालत ख़राब होगी। और 9000 वाले जो बायर हैं उनका जो एरिया है, नर्वस वाला एरिया होगा, वो होगा 86-8700 तक। मतलब अगर 8700 ब्रेक किया तो बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है इन सभी स्टॉक्स में। बजाज फिनसर्व का ये लेवल है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेक होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार 8700 8800 की तरफ जाके एक बार सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है बजाज फिनसर्व में। तो ये सभी स्टॉक्स से करेंसी वीक है, USD INR वीक है, US स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बना रहे हैं, लेकिन US स्टॉक ने पिछले 3 महीने से कोई बड़ा करेक्शन नहीं दिया है। डाउ जोन्स में, नैस्डैक ने करेक्शन दिया है, लेकिन डाउ जोन्स ने कोई करेक्शन नहीं दिया है। तो मार्केट नॉर्मली इस तरीके से लगातार ऊपर नहीं जा सकते, और चीज़ें बहुत अच्छी हैं नहीं हैं ये नहीं कह सकते US में, क्योंकि US में अभी भी डेथ 1000 के आसपास है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के डेवलप्ड मार्केट में जा रहा है, और आप ये क्लियरली देखेंगे कि यूरोप में और US में अच्छी खासी बाइंग आ रही है। जापान में भी बाइंग है, लेकिन उतनी नहीं है क्योंकि वो थोड़ी एशिया बास्केट का पैसा भी उसमें आता है। लेकिन इमर्जिंग मार्केट में क्लियरली देखा जा रहा है कि मार्केट जो है वो वीक है,
और यहाँ पे रैली नहीं आ रही है यूएस मार्केट की रैली करने के बाद, और ये क्लियरली एक साइन है कि इमर्जिंग मार्केट अगले कुछ महीने अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी खुद की प्रॉब्लम्स है, और ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है जिसके लिए पूरा हू हल्ला मचा हुआ है, इसमें भी जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वही कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज 8 गुना बेटर और फास्टर तरीके से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हाईली पॉपुलेटेड हैं जैसे चाइना है, आपका लोकल जो भी आपका बांग्लादेश, ये जो भी यहाँ बास्केट है अपना लोकल एशिया का आसपास के जो छोटे मोटे कंट्रीज़ भी हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे, वो भी सफ़र करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन मास पॉपुलेशन के साथ डील करना बड़ा मुश्किल काम है। प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, कॉस्ट का प्रॉब्लम है, कौन बियर करेगा, और लोगों के डिसिप्लिन की भी बात है। तो ये सभी चैलेंजेस हो सकते हैं इमर्जिंग मार्केट के लिए, और यही मेरा व्यू है ओवरऑल। और कुछ क्लैरिटी मिलती है तो मैं वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करिएगा ये वीडियो, लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।